जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 24। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो कल आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, उसको डिस्कस करेंगे। और अब जैसे जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एलिमेंट्स को कवर करते जा रहे हैं, आपकी जो होम असाइनमेंट होगी उसमें डेप्थ ज़्यादा आती है, यानी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होती जाएंगी। स्टार्ट में अगर कोई केस स्टडीज़ थी उसमें शायद एक एलिमेंट पे इफेक्ट आपने बताना हो, लेकिन जैसे जैसे आगे चल रहे हैं केस स्टडी भी आपकी ग्रो कर रही हैं। यानी अब उनमें मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है, टेस्ट हुआ हो सकता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी हो सकता है, अदर मैटर भी, और इसी तरह गोइंग कंसर्न ऐड हो गया। फिर इसके बाद आगे की ऑडिट मैटर जो है वो भी ऐड हो जाएगा इसके बाद। तो आज के लेक्चर में हम एक तो आपको कल जो होम असाइनमेंट दी गई थी वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके अलावा हम ड्राफ्टिंग गोइंग कंसर्न की डिस्कस करेंगे कि इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। हालांकि मैंने बेसिक आइडिया आप लोगों के साथ कल शेयर कर दिया था कि इसकी ड्राफ्टिंग वैसे ही होगी जैसे एम्फेसिस मैटर की ड्राफ्टिंग, ठीक है। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश, कोई क्वेश्चन? पेज पे लिखा हुआ है if there is loss or not profit organization materiality level। हाँ जी, यहाँ पे उसने एक टिप लिखी हुई है ऑडिट रिपोर्ट वाला, जो जहाँ पे उसने केस स्टडी सिखाई है उस पेज पे, कि अगर लॉस होगा या उसने क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दिया हो तो मटेरियलिटी लेवल कैसे डिटरमिन करना है। ये मटेरियलिटी के डिटेल कंसेप्ट में से है जो कि हम चैप्टर 8 है हमारा, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं अगर आप के साथ शेयर करूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मिक्स करना शुरू कर देंगे दो चीज़ों को। तो पहले एक कंसेप्ट पक्का कर लें कि मटेरियलिटी क्या है, 5% ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद फिर एडिशनल कंसेप्ट आपको, बल्कि अगर मेरा ख्याल है कंसेप्ट तो पक्का हो गया आपका मटेरियलिटी वाला कि 5% ऑफ प्रॉफिट है। तो सुन लें, फर्ज कीजिए ड्यूरिंग द ईयर लॉस है या ड्यूरिंग द ईयर उसने क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? अगर ड्यूरिंग द ईयर लॉस आ जाए या क्वेश्चन के अंदर उसने प्रॉफिट के बारे में कुछ भी ना बताया हो तो फिर हम मजबूरन, प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताया, लॉस है साथ में टोटल एसेट्स है या सिर्फ टोटल एसेट्स है, ये सिचुएशन है। इस सूरत में हम प्रॉफिट को बेस नहीं बना सकते मटेरियलिटी के लिए। इस बात से एग्री करते हैं? अगर क्वेश्चन में उसने लॉस दिया हो या प्रॉफिट की फिगर क्वेश्चन में है ही नहीं और टोटल एसेट्स की फिगर दी हुई है या टोटल रेवेन्यू की फिगर, कोई और बेंचमार्क दिया है, प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में लेकिन कोई और बेंचमार्क है, तो क्या करना चाहिए? तो फिर हम जो भी बेंचमार्क है उसको यूज करेंगे, लेकिन उसका 1% मटेरियलिटी लेवल होगा। उसका मटेरियलिटी लेवल क्या होगा? 1% होगा। क्या समझाया? अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों गिवन है, मटेरियलिटी लेवल क्या होगा? 5% ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन, सिर्फ टोटल एसेट्स एंड टोटल रेवेन्यू गिवन है, फिर क्या होगा? 1% ऑफ रेवेन्यू या एसेट्स। और अगर प्रॉफिट और एसेट्स दोनों ही नहीं है, कोई भी बेंचमार्क नहीं है, कोई भी बेंचमार्क नहीं है, फिर दोनों डिस्कस करेंगे। शाबाश, क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी जी जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, केस स्टडी में बहुत ही अहम, आपके सवाल के स्टार्ट से मेरे ज़हन में आ गया, बहुत ही अहम, जब कभी आपको वो किसी क्लाइंट के बारे में ना, अक्सर वो केस स्टडी आपको देगा जिसमें वो आपसे ये कहता है कि मुझे इस क्लाइंट के बारे में बताओ, क्या ये क्लाइंट ठीक चल रहा है या इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स या कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करें। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछेगा फिर से बताइए? किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा 3-4 पैराग्राफ में, ठीक है? उसमें उसके डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बता रहा होगा, और रिक्वायरमेंट में क्या पूछेगा? मुझे बताओ क्या ये क्लाइंट सही चल रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसके गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करे। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, आपने ये देखना है कि जो हमने इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट पढ़े हैं, क्या इस केस स्टडी में इस क्लाइंट में वो आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं 2 आ रहे हैं 2 लिख देंगे, 4 आ रहे हैं 4 लिख देंगे, 8 आ रहे हैं 8 लिख देंगे, जितने भी इवेंट्स या कंडीशन क्वेश्चन में आ रहे हैं। अच्छा, इवेंट्स या कंडीशन लिखने के बाद आपने खुद से कभी ये कंक्लूजन नहीं देना
कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, नॉट अप्रोप्रिएट है या मटेरियल अनसर्टेनिटी, खुद से कंक्लूजन नहीं देना। जब तक वो क्वेश्चन में क्लियरली कह ना दे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट या मटेरियल आपने खुद से कंक्लूजन पे नहीं पहुंच, क्योंकि कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ना जजमेंट रिक्वायर्ड होती है और कैफेट पे वो आपसे प्रैक्टिकली जजमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता, प्रोसीजर्स वाले एरिया में एक्सपेक्ट करता है लेकिन रिपोर्टिंग में जजमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। इसलिए जब कभी भी आपसे पूछे ना ये प्रॉब्लम्स हैं बताइए, क्या इसमें ये केस है, 2 पार्ट पूछेगा। पार्ट 1 में कहेगा ये एक क्लाइंट है आपका, उसमें ये सिचुएशंस हैं, बताइए कौन कौन सी कंडीशन डाउट क्रिएट कर रही है गोइंग कंसर्न पे। आप 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे मेंशन कर देंगे, क्लियर। उसके बाद पार्ट बी में क्वेश्चन पूछेगा। पार्ट बी का क्वेश्चन क्या होगा, बताइए रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा, बताइए रिपोर्ट। बाजू का इजी क्वेश्चन हो तो ये कहता है कि आप कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए एडिशनल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, तो आपने फिर पार्ट बी में क्या बताना है उसको, एडिशनल प्रोसीजर। और बाज़ औक़ात पार्ट बी में प्रोसीजर नहीं पूछता, पता क्या पूछता है, बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, यहाँ कंक्लूजन। यहाँ पे स्टूडेंट जो एक बड़ी गलती कर देते हैं वो ये कि वो 3 में से किसी एक को बताएंगे। अगर उन्हें लग रहा हो ना इवेंट्स या कंडीशन ज्यादा है तो वो कहते हैं गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट, और अगर उन्हें लग रहा हो इवेंट्स या कंडीशन ज्यादा सीवियर नहीं है तो वो कहते हैं गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेन। ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन में गौर से सुन ले, अगर क्वेश्चन में उसने खुद से ना बताया हो जब तक क्लियरली कि गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट है या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है, आप खुद से किसी एक चीज को एज्यूम नहीं करेंगे। जब वो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा ऑल पॉसिबिलिटीज कवर करनी है, ऑल पॉसिबिलिटीज कवर करनी है। ये बात समझ आ रही है आपको? जब तक क्वेश्चन में खुद ना पूछे, आपने खुद से नहीं ये अंदाजा लगा यार ये मसले मसाइल ज्यादा है, ये हो ना हो नॉट अप्रोप्रिएट है, नहीं। जब हमसे पूछे कि इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, ये 4-5 है, बताइए इनका इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, तो आपने तीनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करें। तीनों पॉसिबिलिटीज कौन सी थी, अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट, दरमियान में मटेरियल अनसर्टेनिटी। ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली का कंप्लीट नाम है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो तीनों को डिस्कस करना है। क्या मैं समझा पाया हूं जो बता रहा हूं? फिर जरा बता दीजिएगा ने क्या बताया, जरा प्यारे भाई आप बता दे, आप बता दें। हाँ जी, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, बल्कि मेरे से भी ज्यादा अच्छे अल्फाज में बताया उन्होंने, थोड़े से अल्फाज में, कि जब कभी सर वो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा ना गोइंग कंसर्न का, हमने तीनों चीजें बता देनी है। हाँ, अगर क्लियरली खुद से कह दे कि गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट का इफेक्ट बताओ, तो फिर सिर्फ वही बताना है। शाबाश, बेहतरीन। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसने खुद क्वेश्चन में बता दिया कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ठीक है। अब रिपोर्ट में इम्पैक्ट क्या होगा, सुन ले। अच्छा, यही हाइब्रिड क्लास में आने से पहले मैं चक्कर लगा के आया तो एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन पूछा था कि इवेंट्स या कंडीशन में सर, उसने एक जगह पे लिखा है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट में कि अगर इवेंट या कंडीशन हो तो की ऑर्डर्ड मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। ये की ऑर्डर्ड मैटर क्या है? अच्छा, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ की ऑर्डर्ड मैटर क्या है, ये एक्सप्लेन किया, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है। फिलहाल आज के दिन तक की ऑर्डर्ड मैटर मैंने एक्सप्लेन, लेकिन इतना बताया हुआ की ऑर्डर्ड मैटर तब आता है जब किसी एरिया में ऑडिटर को बहुत ज्यादा प्रोसीजर, मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसीजर, वैसे तो हर एरिया में ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, लेकिन ऐसे एरिया जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसीजर उसे परफॉर्म करने पड़े हों, जो उसके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट, किसके लिए, ऑडिटर। इसको एम्फसिस ऑफ मैटर के साथ मिक्स नहीं करना, वो यूजर को सामने रखे डिसाइड किया था। एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर यूजर को सामने रख के डिसाइड करते हैं। की ऑडिट मैटर किसको सामने रख के डिसाइड करते हैं, ऑडिटर को। तो ऑडिटर के लिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट था उस पे की ऑडिट मैटर देते हैं, यानी जिसमें ज्यादा। तो मैंने एक जगह पे बताया था कल कि अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा हो, हम एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन स्टिल गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है।
अगर उनके पास अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं, बेहतरीन सिचुएशन, सब कुछ मैनेज कर रही है कंपनी, तो हमारा ओपिनियन क्या होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन। और वो जो इवेंट्स या कंडीशन की वजह से हमें एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े, उस पर की ऑडिट मैटर, क्योंकि वो जाहिर ऑडिटर के लिए एक सिग्निफिकेंट इशू आ गया ना, की ऑडिट मैटर उस पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, की ऑडिट मैटर अगर समझना है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ नाम नोट कर लें, बाद में समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर वो इवेंट्स या कंडीशन मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज तो करना है ना, इवेंट्स या कंडीशन डिस्क्लोज, हालांकि मटेरियल अनसर्टेनिटी राइज नहीं हो रही, लेकिन जितने भी इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउन मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करने होते हैं। अगर डिस्क्लोज नहीं किया फिर क्या होगा? फिर ये मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। क्लियर? इस सूरत में की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं आएगा? शाबाश, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भला? वो उधर क्वालिफाइड ओपिनियन में पहुंच गया, डुप्लीकेशन थोड़ी करनी है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? ऐसा भी तो हो सकता है कि इवेंट कंडीशन हो ही ना। अगर इवेंट कंडीशन है ही नहीं तो फिर नो प्रॉब्लम, आपने सिर्फ वो जो शुरू के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे वो परफॉर्म किए, उसके बाद आपको कोई इवेंट या कंडीशन नजर नहीं आया, आपका स्टैंडर्ड वही खत्म हो गया। मैनेजमेंट के लिए भी तो हो सकता है ना, उसके लिए कोई event हाँ बिल्कुल, कोई इवेंट या कंडीशन नहीं है तो उधर कहानी खत्म। ठीक है, वो फिर हम एडिशनल प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं करेंगे। आगे जाना तो दूर की बात है, इम्पैक्ट ऑन बोर्ड तो दूर की बात है, अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने नहीं आता तो फिर तो एडिशनल प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है मैनेजमेंट ने जो खुद से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है, इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, बाद में जब ऑडिटर को आके मसले मसाइल ज्यादा नजर आए ना, फर्ज करें मैनेजमेंट ने ठीक तरीके से प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं की, कैजुअल वे में कर दिया, तो फिर ऑडिटर मैनेजमेंट से कहता है कि सर डिटेल असेसमेंट कीजिए। ठीक है, वो लैदा। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न से क्या मुराद है? वो असेसमेंट जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कर दी हुई है। तो हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं, सर इसमें अगर आपको कोई इवेंट या कंडीशन नजर आया तो बता दें, लेकिन इसका ये नहीं है कि जो हाँ खुद नहीं काम करना, खुद करना ही करना है, मैनेजमेंट से भी इंक्वायरी कर लेनी है। दूसरा स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, ये एक रिपोर्ट का है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का शायद या 1 का, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या है? रिपोर्ट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में ऑडिटर, ये एक वर्ड यूज हुआ था स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखना है कि हमने कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया। ठीक है, फिर एक जगह पे लिखा था टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करनी है हमने। टाइमिंग ऑफ ऑडिट पढ़ा? ये कहाँ पढ़ा था? टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करना है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टाइमिंग एंड स्कोप। तो स्टूडेंट का सवाल ये था कि सर जब हम अपने क्लाइंट को बता देंगे कि यहाँ पे टाइमिंग से क्या मुराद? टाइमिंग से मुराद है क्या ईयर एंड से पहले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि सारे के सारे ईयर एंड के बाद? यानी इंटरिम ऑडिट करना है कि नहीं करना, करना है तो कब करना है? फाइनल, ये इंटरिम और फाइनल समझाया ना, ये है टाइमिंग। तो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, क्वेश्चन ये था, सर अगर हम क्लाइंट को टाइमिंग के बारे में, अपने स्कोप के बारे में बताएंगे तो उसको तो सारा कुछ पहले से पता चल जाएगा। तो वो हमने जो कहा था कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखनी है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में, तो वो कैसे हो पाएगी? देखिए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं ये नहीं बताना, प्रोसीजर कब परफॉर्म करने जा रहे हैं ये बता सकते हैं। जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एक केस रखता हूँ, आपने बताना है किस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है किस में नहीं। ये रेंट है, स्टॉक काउंट करना है। ऑडिटर नंबर 1 उसने अपने क्लाइंट को बताया, सर हम 31 दिसंबर को रात 11 बजे आपकी 10 लोकेशंस हैं, इनमें से 4 लोकेशंस पे पहुंच जाएंगे, लेकिन किस किस लोकेशन पे पहुंचेंगे हम नहीं बता रहे, आप अपने सारे स्टाफ को रेडी करें। दूसरा ऑडिटर कहता है सर 31 दिसंबर को रात 11 बजे हम आपकी ये 4 लोकेशंस हैं, यहाँ पे स्टॉक काउंट करने पहुंच जाएंगे, आप तैयार रहिएगा। बताइए किस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी? पहले में है, क्योंकि ये रखने हैं। अच्छा, क्लाइंट को ये बताना
प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाता कि हम कब काम करने वाले हैं, वो तो जाहिर है स्टॉक काउंट करना है तो ईयर एंड में ही होगा, ठीक है। लेकिन डिटेल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं ये हमने नहीं बताने, हमारा सैंपल साइज क्या होगा, किस किस आइटम को टेस्ट करना, ये चीजें नहीं बताना। तो हम डिटेल्ड प्रोसीजर, इन शॉर्ट डिटेल प्रोसीजर क्लाइंट के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे, ब्रॉड लेवल के प्लानिंग मैटर्स क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि हमारे जो लिस्टेड क्लाइंट है वो ये कहते हैं कि सर आपने उनको तो ये तो बताएंगे ना कि कब ऑडिट टीम हमारी पहुंच रही है, वो कार्ड शार्ट बनाते हैं एंट्री के लिए और कुछ दूसरी अरेंजमेंट्स करनी होती है उन्होंने। तो ब्रॉड लेवल के प्लानिंग मैटर्स हम क्लाइंट के साथ प्रैक्टिस में शेयर करते हैं, डिटेल प्रोसीजर शेयर नहीं करते। तो जब हम क्लाइंट को स्कोप कम्युनिकेट करेंगे, टाइमिंग कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टर्स को, तो क्या स्टिल एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। फिर एक स्टूडेंट ने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक जगह पे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ असेसमेंट जो गोइंग कंसर्न का है ना, ये 12 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का। तो एक जगह पे उसने लिखा हुआ है कि गोइंग कंसर्न अगर 12 मंथ की है, तो एक जगह पे लिखा है कि बियॉन्ड असेसमेंट पीरियड अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन है वो भी पूछ ले। तो जो चीज 12 महीनों के बाद है वो हमें पूछने की क्या जरूरत है? स्टूडेंट का क्वेश्चन ये, वो सिर्फ इसलिए हम पूछते हैं कि फ्यूचर ईयर्स में हमारे काम आ जाए, अगले साल हमें पता हो कि ये इवेंट या कंडीशन भी था। ये ना हो अगले साल जब हम आए क्लाइंट से कहें कैश फ्लो फॉरकास्ट बनाओ तो वो उस वाले इवेंट को इंक्लूड ही ना करे। तो ये देखने के लिए कि क्लाइंट ने अपने फ्यूचर में कैश फ्लो फॉरकास्ट में सारे इवेंट्स को इंक्लूड कर दिया है, हम एहतियातन जो 12 महीने के बाद के इवेंट्स होते हैं उनका भी पूछ लेते हैं। हालांकि उनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं आएगा, ऑडिट रिपोर्ट में इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमारे पीरियड असेसमेंट के बाद के हैं, लेकिन पूछ लेते हैं जी। ये था जी, जो लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड कंपनी में हमने पढ़ा था उसमें था कि अगर एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस होता है तो पीरियड का सेक्शन नहीं आता। तो एक मिनट ठहर जाए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लिखा था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर एक्सप्रेस किया जाए तो की ऑडिट मैटर नहीं आता, लिखा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाए तो फिर इफेक्टिव रिपोर्ट में हम की ऑडिट मैटर को डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर रिपोर्ट में आ गया तो फिर की ऑडिट मैटर का सेक्शन ही नहीं आता। वो इफेक्टिव रिपोर्ट में आएगा जी नहीं वो अच्छा, आप अपने सोल्यूशन को डिस्कस करते हुए कर नहीं, आप सोल्यूशन में यही लिखेंगे कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस हो रहा है तो जब आप इफेक्ट लिख रहे होंगे ना, जैसे वो कहेगा बताओ इफेक्ट रिपोर्ट क्या है, आगे स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, ऑडिटर शैल express disclaimer of opinion in his report, auditor shall also explain nature of scope limitation in basis for disclaimer of opinion। उसके बाद फिर ये लाइन लिखना लाजमी है, आप नहीं बोलेंगे। कौन सी लाइन लिखना लाजमी है जरा बताइए, कौन सी लाइन लिखना लाजमी है? ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन। नहीं ये तो मैंने बता दी कि इफ नहीं कि ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन हिज रिपोर्ट। शाबाश, उस सूरत में फिर आपने अपनी केस स्टडी के सॉल्यूशन में ये बात लिखनी है। जब कभी केस स्टडी में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बता रहे हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाए केस स्टडी में, तो फिर आपने एक और इफेक्ट लिखना है, वो क्या है? की ऑडिट मैटर। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे कि की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, अब ये क्यों नहीं करते, इसकी रीजन डिस्कस की है स्टैंडर्ड में, वो मैं भी डिस्कस करूंगा, लेकिन की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन में कि क्यों ऐसा है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑडिट मैटर नहीं दिया जाता। जॉइंट कंसर्न में लिखा है कि मैनेजमेंट कंडीशन टू मैनेजमेंट कंसर्न टू लिक्विडेट, सर जब लिक्विडेट करना है तो फिर अनसर्टेनिटी के स्टेज पे। हाँ, वो ये कह रहे हैं पूरा पता करें यार, एक तो आधा। अच्छा, ये बड़े मुझे ना हर सेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि कंटेक्स्ट, कंसेप्ट का कंटेक्स्ट होता है, कंटेक्स्ट के साथ हमने उसको मिला के जोड़ना होता है। दरमियान में से अगर कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स पिक कर लेंगे ना, वो सही कंसेप्ट नहीं देंगे। उसने कहा है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन टू लिक्विडेट नहीं है, नहीं है तो फिर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन टू लिक्विडेट है या सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई कि लिक्विडेट करना पड़ जाएगा, तो फिर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। उसको पूरा मिला के पढ़ेंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। लेकिन जब कभी कोई भी कंसेप्ट पढ़े या पूछना, पूरा कंटेक्स्ट के साथ, पूरा बैक एंड पे जो चल रहा होता है ना, वो पढ़ा।
मुझे याद है मैं जब जूनियर था तो हमारा एक होता है, कहते हैं बोर्ड लेटर, एंड पे मैनेजमेंट से कोई चीज़ें अगर रह गई हो ना, मतलब पेंडिंग हो, तो हम उसे कहते हैं रिपोर्ट है हमारी, रिपोर्ट के ऊपर ना एक इनिशियल होते हैं, वो साइन नहीं होते, इनिशियल होते हैं, हम इनिशियल करके क्लाइंट के सामने रख देते हैं। क्लाइंट को कहते हैं सर ये हमारी तरफ से रिपोर्ट फाइनल है, सिर्फ हमने साइन करना, लेकिन आपकी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन पेंडिंग है, जब तक वो आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे ना हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है, वो कुछ इंफॉर्मेशन जैसे रिटन रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग होती है बाज़ औक़ात, तो वो जब तक मैनेजमेंट प्रोवाइड ना करे तो वो नहीं होते। तो मैंने पहली दफ़ा जब बोर्ड लेटर पढ़ा ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर ये लिखा हुआ था वी विल बी प्लीज टू साइन आवर ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर यू हैव प्रोवाइडेड अस विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और नीचे लिखा हुआ था रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, मैंने सीनियर से पूछा, मैंने कहा सर रिप्रेजेंटेशन लेटर तो इसने हमें नहीं दिया क्लाइंट ने, उसने कहा नहीं दिया। तो मैंने कहा सर ये क्यों लिखा हुआ है यू हैव प्रोवाइडेड अस विद रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये क्यों लिखा है यू हैव प्रोवाइडेड अस? उन्होंने कहा भाईजान पूरा सेंटेंस पढ़ो, लिखा हुआ है वी विल साइन आफ्टर यू हैव प्रोवाइडेड, यानी जब आप हमें प्रोवाइड, इसका ये मतलब बनता है। तो अगर कंसेप्ट को दरमियान से पढ़े जैसे मैंने पढ़ा तो वो क्या बनेगा यू हैव प्रोवाइडेड अस, हालांकि प्रोवाइडेड मैं परेशान होता रहा। फिर सीनियर ने मुझे बताया कि कंसेप्ट जहां से शुरू लाइन शुरू है वहां से पढ़े, फिर आपको समझ आएगा, वरना गलत नतीजे पे पहुंच सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, गोइंग कंसर्न हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। एक दो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, क्विकली गो थ्रू कर लें। सबसे पहले हमने स्टेप नंबर गोइंग कंसर्न के बारे में समझा, ये काउंटिंग का कंसेप्ट है, इसका ऑडिट से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, काउंटिंग, लेकिन फिर भी चूंकि रिलेट करता है हमारे ऑडिट से तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स पढ़े हमने। इवेंट्स पढ़ने के बाद हमने वो इवेंट्स या कंडीशन भी पढ़ लिए, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे। इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के नतीजे में इनमें से कोई भी एक, दो या तीन या उससे ज्यादा इवेंट सामने आ जाएंगे। अगर इवेंट सामने आ जाए फिर इसके बाद क्या करना है, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जब एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, डिपेंड करता है या ये सिचुएशन राइज होगी या ये। अगर हमसे खुद से इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे तो हमने सारी सिचुएशंस को कवर करना है, लेकिन अगर वो खुद से बता दे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, इसका इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, फिर सिर्फ इसका इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। एक केस स्टडी में उसने कह दिया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट बट एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, तो हमने क्या लिखना था, हमने इसमें से भी सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखना था। तो ये क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा कि क्या उसने हमें कोई कंक्लूजन क्वेश्चन के अंदर दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हम सारे कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कंक्लूजन मेंशन कर दिया है तो फिर जो मेंशन किया है वही रेलिवेंट चीज हमने डिस्कस करनी है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद फिर ड्राफ्टिंग की तरफ आ जाते हैं कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही हो और वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड भी हो तो हमने पैराग्राफ को ड्राफ्ट कैसे करें। ये कौन सा पैराग्राफ ड्राफ्ट हो रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का। कह रहे सबसे पहले हेडिंग आगे जी। क्या आईएसएस के मुताबिक, जो रिवाइज्ड आईएसएस हैं हमारे, जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, इनके मुताबिक हर पैराग्राफ से पहले हेडिंग आना जरूरी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसलिए अगर किसी जगह पे उसने हेडिंग नहीं दी या सही हेडिंग नहीं दी तो वो भी एरर होगा, आपने आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है वी ड्रॉ अटेंशन। अच्छा, अब जो हमारा एमसीक्यू मैटर था उसमें तीन चीजें हम ड्राफ्टिंग में इंक्लूड करते थे, बिल्कुल वही तीन चीजें हमारी गोइंग कंसर्न में भी आएंगी। ठीक है, वो चीजें कौन कौन सी होगी, मैटर जिसकी वजह से, वो इवेंट्स या कंडीशन जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इशू अराइज हो रहा है, फिर नोट्स काउंट्स का रेफरेंस जहां पे उस इवेंट या कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया होगा, और फिर उसके बाद लास्ट सेंटेंस कौन सा, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। फिर वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट XXX इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा एलिमेंट पूरा हो रहा है, कौन सा पहला पॉइंट पूरा आ रहा है, रेफरेंस।
फिर विच इंडिकेट्स दैट द कंपनी इनकर्ड ए नेट लॉस ऑफ जी अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 31st 21 and as of that date the company's current liability exceeded its total assets by y. अब ये उसने क्या बताया, उसने इवेंट्स या कंडीशंस बताए हैं जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है। अच्छा आप नोट कीजिए, उसने एक नहीं दो इवेंट बताए हैं। इस एग्जांपल से हमारा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये बनता है कि अगर किसी ऑडिट में मल्टीपल सिचुएशन अराइज हो रही हो एक ही चीज से रिलेटेड, तो हमने वो सारी डिस्कस करनी है। जैसे फर्ज कीजिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक ऑडिट में 2 मिस स्टेटमेंट्स हों, तो हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में कितनी मिस स्टेटमेंट डिस्कस करनी है, दोनों। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी ऑडिट पे 2 स्कोप लिमिटेशन हो, तो हमने फिर बेसिस जो फॉर ओपिनियन है उसमें कितने स्कोप लिमिटेशन डिस्कस करनी है, दोनों। यानी 2 अलग-अलग पैराग्राफ बना के डिस्कस नहीं करनी, हेडिंग एक ही आएगी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, उसके अंदर एक ही हेडिंग के अंदर दोनों स्कोप लिमिटेशन डिस्कस करने हैं। इसी तरह क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी क्लाइंट पे 2 एमसीएस ऑफ मैटर आ जाए, तो हमने रिपोर्ट में जो एमसीएस ऑफ मैटर के हेडिंग होगी सेक्शन पर, उसमें क्या करना है, दोनों को डिस्कस कर देना। 2 दफा एमसीएस ऑफ मैटर की हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग एक दफा आएगी, उस एक हेडिंग के अंदर दोनों डिस्कस हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया, कंसेप्ट सिखाया उसने इस एग्जांपल से। अच्छा मुझे बताइए जो 2 एग्जांपल उसने दिए हैं, क्या हमने जो इवेंट्स या कंडीशन की लिस्ट पढ़ी थी उसमें ये मौजूद थी? तो इसका मतलब है सही है, इसका मतलब सही नतीजे पे पहुंचा है। आगे क्या कह रहा है, एज स्टेटेड इन नोट 6 these events or condition along with other matter is set forth in note 6 indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on a company's ability to continue as going concern। अच्छा ये उसने एक एडिशनल लाइन क्लियरली ये बताने के लिए हमें कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है बता दी। देखें इवेंट्स या कंडीशन का एग्जिस्ट होना एक अलग चीज है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न होना अलग चीज है। ये तो आपको पता है ना, इवेंट्स या कंडीशन हमारा इनिशियल स्टेज होता है, उसके बाद देखते हैं अगर तो कोई प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन हो, प्लान हो, तो फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी राइज नहीं होती, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी आती। तो इस पैराग्राफ के ड्राफ्टिंग के अंदर देखें, उसने जब इवेंट को मेंशन कर रहा है ना, रेफरेंस उसने ठीक दिया, एंड बाय आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, ये भी ठीक किया, लेकिन जब वो मैटर को स्टेट कर रहा है ना, तो उसने एक सेंटेंस नहीं 2 सेंटेंस दिए हैं। ये नोट कीजिएगा, एक सेंटेंस नहीं 2। पहले सेंटेंस में उसने बताया इवेंट्स या कंडीशन को, और दूसरे सेंटेंस में क्या बताया कि वो इवेंट्स या कंडीशन मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं। फिर से नोट कीजिए, एक है ये सेंटेंस कि which indicate company incurred net loss and as that company total exceed, यहां तक क्या उसने कहा, इवेंट्स या कंडीशन डिस्क्राइब कर रही है यहां तक, और आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड वो यहां से शुरू हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि जब यहां पे इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई कर दिया, यहां से ओपिनियन, ये वाला सेंटेंस क्या चीज है, ये जो 2 लाइंस है, ये हाँ ये वो बता रहा है कि इवेंट्स या कंडीशन थे, फिर उसके बाद वो मटेरियल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट भी हो गए। पता क्या, जब ड्राफ्टिंग के एरर आपसे पूछेगा ना, तो वो ये मटेरियल ये अनसर्टेनिटी वाली बात स्किप कर जाएगा। आपने इसको आइडेंटिफाई करवाना होगा कि हाँ यहाँ पे इवेंट्स या कंडीशन को जब हम बताते हैं, उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेज पे भी लेके जाते हैं कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो रही है। क्लियर? अच्छा ये एमसीएस ऑफ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, ये 2-2, 3-3 लाइंस के पैराग्राफ हैं, ऐसे ही है, 3-4 लाइन से ज्यादा के नहीं है। आपने इनको याद करते जाना है। जितनी भी एग्जाम्पल्स आपको बुक के अंदर मौजूद ड्राफ्टिंग की सिखाई गई हैं, आपने इनको याद करते जाना है। 3-4 लाइंस है, ज्यादा नहीं है काम। एक तो है ना एग्जाम्पल्स लिस्ट याद करना, वो तो पक्का है ना, वो तो 100% याद करनी उसके बाद केस स्टडी सॉल्व होनी नहीं है। एक है उनमें से 1 या 2 की ड्राफ्टिंग भी हमें सिखाता है, 1-2 एग्जांपल पकड़ के आपने ड्राफ्टिंग को भी याद करना है। ये था हमारा गोइंग कंसर्न। अच्छा 1-2 छोटी छोटी चीजें अब शेयर कर लूं, यहां तक बताए गोइंग कंसर्न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
जी सर ये ड्राफ्टिंग में इन्होंने ये तो नहीं लिखा हुआ जब आपने ये 3 पॉइंट मेंशन किए हुए कि इसके अंदर कंडीशन और इवेंट्स बताने हैं, ये जी रेफरेंस है और ये नहीं इवेंट्स या कंडीशन बताए हुए उसने सर रैफ- इसमें जब आपने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ 3 पॉइंट्स उसके कि ड्राफ्टिंग में क्या-क्या चीजें नहीं ये लिखा हुआ है स्टेट दैट इवेंट्स या कंडीशन इंडिकेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ऊपर है कि रेफरेंस आपने देनी नहीं सबसे ऊपर वाला रेफरेंस आ गया यूजर्स की टेंशन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। फिर इवेंट्स या कंडीशन बताने और ये बताना आर्टिस्ट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। जी आगे चलते हैं आप कम्युनिकेशन विद दो चाबिक वर्नस। ये सुन लीजिए वो कहता है हमारा नॉर्म रूल आपको बताया मैंने कि जब कभी कोई भी ऐसा इवेंट सामने आ जाए कंडीशन या ऐसा मैटर जो कि ऑडिट रिपोर्ट को इफेक्ट कर रहा हो तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है उसको मैनेजमेंट को और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। यानी रिपोर्ट में थोड़ा सा भी चेंज होना हमने मैनेजमेंट को और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है, ये हमारा रूल है। उसी तरह गोइंग कंसर्न का इवेंट्स या कंडीशंस अराइज हो गया, क्या अराइज हुआ इवेंट या कंडीशन, क्या हमें ये डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए? तो कह रहा है बिल्कुल करना चाहिए। और इस इवेंट्स या कंडीशन को कम्युनिकेट करने के साथ मजीद क्या कम्युनिकेट करना है वो सुन लें। डायरेक्टर को एक तो ये बताना है सर ड्यूरिंग द ईयर लॉसेस आ रहे हैं और आपके करंट एसेट्स कम है, करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, मेजर प्रोडक्ट भी फेल हो गई। ये इवेंट्स या कंडीशन है जो कि डाउट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन करना है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन इवेंट्स या कंडीशन की वजह से गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो तो वो बता देंगे, अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो बता देंगे जो भी हमारा कंक्लूजन होगा। एडिक्वेसी ऑफ रिलेटेड डिस्क्लोजर के इवेंट्स या कंडीशन एडिक्वेटली डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं, और इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट कि इस इवेंट्स या कंडीशन का हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या होगा। यानी जब कभी इवेंट्स या कंडीशन हमारे सामने आए हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है, और सिर्फ इवेंट्स या कंडीशन कम्युनिकेट नहीं करना, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ऑन रिपोर्ट वो भी कम्युनिकेट करना है कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, डिस्क्लोजर सारे इंक्लूड किए कि नहीं, और रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या आएगा। क्लियर? ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए वो पूछ सकता है कम्युनिकेशन विद दो चाबिक वर्नस। अच्छा एंड में कह रहा है फिर एमसीओ मैटर पैराग्राफ इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसका क्या मतलब है? आर अदर मॉडिफिकेशन, हाँ जी वो अलग है, ये अलग है। एमसीओ मैटर की लिस्ट आपने गोइंग कंसर्न में फिट नहीं करनी और गोइंग कंसर्न की लिस्ट एमसीओ मैटर में फिट नहीं करनी, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट ऐसा है जो उसने इस टॉपिक में डिस्कस किया है, डिले इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समटाइम मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव नहीं कर रही होती। हम कहते हैं सर हमारा ऑडिट तकरीबन फाइनल है, आप डायरेक्टर से कह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करें, हम रिपोर्ट दे देते, ठीक है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ड्राफ्ट हमारे पास पहले ही आ चुका होता है, उसमें जो भी ऑडिट के दौरान में एडजस्टमेंट्स वगैरह आई थी वो भी इंक्लूड हो चुकी है। अब जो फाइनल एडजस्टेड वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मैनेजमेंट ने क्या करना है, सिर्फ उसको डायरेक्टर्स ने अप्रूव करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे होते हैं। ये जो अनड्यू डिले आता है ना अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टैंडर्ड कहता है इसकी नॉर्मली रीजन ये होती है कि क्लाइंट की किसी बैंक के साथ निगोशिएशन चल रही है लोन हासिल करने की। जब कभी क्लाइंट अनड्यू डिले करे आपने सोचना है ये अप्रूवल में डिले क्यों कर रहा है, शायद ये रीज़न हो क्योंकि क्लाइंट की कोशिश होती है रिपोर्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाए। आपने अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ इंक्लूड किया है और वो इस वजह से कि क्लाइंट के पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो क्लाइंट फिर पता है क्या करता है, क्लाइंट कहता है जब मैं किसी बैंक से बारगेनिंग करने की कोशिश करता हूँ, अगर लोन अप्रूव हो जाएगा तो ये मसला मेरा हल हो जाएगा, अगर मसला हल हो गया तो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा रिमूव हो जाएगा। तो आपको बता ये रहा है कि जब कभी क्लाइंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में अनड्यू डिले कर रहा हो ना, तो ये एक इंडिकेशन है कि कोई ना कोई इवेंट या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट कर रहा है, और क्लाइंट उसको रिमूव करने के लिए, उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिले कर रहा है और कोई ना कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कोशिश कर रहा है। आपने सिर्फ ये फिर देख लेना है, सर्च कर लेना है कि क्या इशू है, क्या ऑलरेडी हमें पता है कि नहीं। चलिए, ये हमारी सारी डिस्कशन थी गोइंग कंसर्न के हवाले से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें अहम हैं। प्रोसीजर भी पूछ सकता है, जब कभी प्रोसीजर पूछे आपने एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी है कि प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट है या एडिशनल प्रोसीजर है ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट। दूसरे नंबर पे वो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछ सकता है कि डिफरेंट सिचुएशन में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। आपने तसल्ली कर लेनी है कि किस कंक्लूजन में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न आ रहा है और किस में नहीं आ रहा, क्योंकि हर गोइंग कंसर्न के कंक्लूजन में मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। कहीं पे की ऑर्डर मैटर है, कहीं पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कहीं पे एम्फेसिस ऑफ मैटर है और कहीं पे एडवर्स ओपिनियन है। तो कंक्लूजन में इस चीज का ध्यान रखना है। स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट से डिटेल में कंसर्न नहीं पढ़ा था वो समझते हैं हर गोइंग कंसर्न का एक ही इलाज है, क्या? पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी का। हर एक कंक्लूजन में ये नहीं आता। और तीसरे नंबर पे हमसे क्या पूछ सकता है? ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग में उसका ICAP का तरीकाकार क्या है? वो हमें नहीं कहता कि ये ड्राफ्ट करके दिखाओ मुझे, बल्कि क्या खुद ड्राफ्ट करके कहता है इसमें से एरर्स या ओमिशन निकालो। तो हमने उसमें एरर्स या ओमिशन फाइंड आउट करने होते हैं। जी, ये हमारा आज का कंसेप्ट ड्राफ्टिंग का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए। अब कुछ पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। करें जी? 13 वॉल्यूम 1 की से स्टार्ट करते हैं। अटेंटिव हो जाएं आप, बल्कि ऐसा कीजिए ये बुक्स वगैरह बंद कर लें। बुक्स वगैरह कोई बहुत ही अहम कंसेप्ट लगे, बात लगे कि है, वो नोट कर लें, वरना बुक्स बंद कर लें। ताकि आपका सारा, बुक्स बंद क्यों करवाई, नोट्स बंद क्यों करवाए? ताकि सारे का सारा फोकस आपका क्वेश्चन के ऊपर हो, बोर्ड के ऊपर हो। कोई जरूरी बात कंसेप्ट हो वो लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, उस पर पाबंदी कोई नहीं है। What are the reporting responsibility of auditor in following situation? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है, यानी सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है कि जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो भी बताना है? सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। क्लियर? पहला कह रहा है देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न assumption which is properly disclosed in the financial statement. क्या इफेक्ट आएगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ ऐड किया जाएगा। खागे मार। हाँ जी, इस पैराग्राफ के अंदर ड्राफ्टिंग भी बताएंगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड करनी है, विच शैल क्लियरली स्पेसिफाई। क्या स्पेसिफाई करेगा? यूजर, हाँ, ड्रॉ यूजर अटेंशन, और रिपोर्ट, आवर रिपोर्ट इज नॉट मोड, यानी वो जो 3 पॉइंट्स थे वो भी आपने सोल्यूशन में मेंशन करने। ये आपको एमसीक्यू मैटर में भी बात समझाई थी ना कि सिर्फ एमसीक्यू मैटर नहीं लिखाना, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है वो इंफॉर्मेशन बतानी है। बी पार्ट, ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। हाँ जी, शाबाश। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, क्या होगा? एडवर्स ओपिनियन, और ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। क्लियर? और अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है फिर तो ठीक ही है ना, फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन और एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ। उस एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल नोट्स का कौन सा रेफरेंस आएगा, फिर मैटर बताना है कि एमसीक्यू मैटर किस वजह से दे रहे हैं, गोइंग कंसर्न assumption नॉट एप्रोप्रिएट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टरनेट बेसिस पे बनी है।
और थर्ड आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। चलिए 13 क्लियर। 14 ये केस स्टडी है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा है असेस NFL's ability to continue as going concern। इस लाइन का मतलब क्या है, assess ability to continue as going concern। ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से बताना है किस किस पॉइंट की वजह से गोइंग कंसर्न एबिलिटी इफेक्ट हो रही है, किसकी वजह से नहीं हो रही। यानी ऊपर केस को पढ़ के हर वो फैक्टर जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न एबिलिटी इफेक्ट हो रही है वो आपने बताना है। Also suggest the audit procedure which your team need to perform in order to validate your assessment। In order to validate your assessment, प्रोसीजर बताने हैं तो वैलिडेट करने के लिए। वैलिड बताइए ये एडिशनल प्रोसीजर की बात कर रहा है कि रिस्क असेसमेंट एडिशनल, कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इवेंट्स पहले, अब बताइए उसको कंफर्म करने के लिए, वैलिडेट करना मतलब कंफर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो ये तो हो गया एडिशन। इसका मतलब है आधा क्वेश्चन तो हमारा रिप्रोडक्शन का है। कौन सा वाला आधा क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर वाला। अब ये जो असेस NFL's एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, इसमें आपने उन इवेंट्स या कंडीशन को ढूंढना है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहे हैं। इवेंट्स या कंडीशन, आपको लिस्ट याद है, लिस्ट याद है इवेंट्स या कंडीशन वाली, ढूंढने के इसमें से कौन से वाला पॉइंट है। चलिए कह रहे योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ निंजा फूड्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22। NFL इज ए फूड चेन हैविंग रेस्टोरेंट्स लोकेटेड इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। NFL specializes in Pan Asian cuisine and has Japanese, Thai, Chinese food on its menu. Following information has been gathered by the audit team। अब ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ये तो क्लाइंट के बारे में इंट्रोडक्शन बता रहा था ना, सलाम दुआ कर रहा था। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने। Some of the ingredients used in the food products offered to customers are imported। On 31st August 22, the government has banned import of luxury food items, which include most of the imported items used in the NFL's most selling item। मोस्ट सेलिंग आइटम। अब हाँ जी, अब बताइए हमारे जो मेजर प्रोडक्ट्स थे क्या वो सेल हो पाएंगे? गवर्नमेंट के बैन की वजह से सेल नहीं हो पाएंगे। NFL currently has stock of these imported items which fulfill its requirements of next 1 month only। बताइए क्या ये गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रहा है? इवेंट बिल्कुल है। कौन सा इवेंट है? बैन ऑफ गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल। जब हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो फिर CFAP लेवल पे उसने केस स्टडी टेस्ट की। उसने क्या किया, इसी कंटेक्स्ट को डिफरेंट एग्जांपल के साथ, कि जो सब आप अपना रॉ मटेरियल जो है ना वो सिर्फ एक सप्लायर से बाय कर रहे हैं और वो सप्लायर की जिस सिटी में है वहां पे जलजला आया और उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो सप्लायर आपको मजीद वुड सप्लाई, तो वो भी सिमिलर यही सिचुएशन बन रही है कि हमारा रॉ मटेरियल हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये एक इवेंट या कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रही है। बाकी सप्लायर से ले सकते हैं, वो एडिशनल प्रोसीजर में यही देखना मेरे भाई। मैं सिर्फ इवेंट्स या कंडीशन बता रहा हूँ, कंक्लूजन पे तो नहीं ना पहुंच रहा। वो तो जाहिर है हम आगे वो एडिशनल प्रोसीजर में ये इस तरह की चीजें लिखेंगे कि अगर अल्टरनेटिव सोर्सेज से उसे मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई अल्टरनेट सोर्स भी अरेंज नहीं हो पाता फिर अनसर्टेनिटी है। तो हमने सिर्फ इवेंट्स या कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है, कंक्लूजन पे नहीं उसको पहुंचाना कि इस इवेंट या कंडीशन की वजह से गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। वो तो हमारे एडिशनल प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, उससे हमें क्या एविडेंस मिला। समझ आ रही है? क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है और उसके बाद प्रोसीजर है। 70% of the customers pay in cash while the remaining 30% pay through credit or debit card. Furthermore, 55% of the customer visits are on weekend. All cash collection on weekend is deposited in the bank on the very next working day। जी कोई है इवेंट या कंडीशन जो कोई नहीं है? हाँ नहीं है।
हाँ, ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क है, लेकिन गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है। रिस्क क्या है वाला कि हैवी कैश वीकेंड पे रेस्टोरेंट में पड़ा होता है जो चोरी हो सकता है। एज ऑडिटर रिस्क है, लेकिन मैं ये सोल्यूशन में नहीं लिखूंगा ये रिस्क। क्यों नहीं लिखूंगा? कि रिक्वायरमेंट में उसने मुझे ये नहीं कहा रिस्क आइडेंटिफाई करो, ना ना, रिक्वायरमेंट में क्या पूछा उसने कि गोइंग कंसर्न के इवेंट्स बताओ, तो ये गोइंग कंसर्न का इवेंट सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाला था, शाबाश। सेकंड वाला गोइंग कंसर्न को इंपैक्ट नहीं करा, एग्री करते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। हाइब्रिड क्लास एग्री करते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। रूम नंबर 6 वाली हाइब्रिड क्लास एग्री करते हैं? और रूम नंबर 4 वाले एग्री करते हैं? वही 6 वाला दोबारा था ना, बोला ऐसे था ना, करे आवाज पहचान लेता हूं जी। 4 रूम 4 में यस सर। चले शाबाश। किस बात से एग्री करते हैं रूम 4 वाले, मुझे बताइए आप किस बात से एग्री करते हैं? कि फर्स्ट पॉइंट से गोइंग कंसर्न इशू राइज होता है, सेकंड से गोइंग कंसर्न का इशू राइज नहीं होता। रिस्क जरूर है, गोइंग कंसर्न का इशू राइज नहीं होता। हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि रिक्वायरमेंट गोइंग कंसर्न की है, रिस्क की नहीं है। थर्ड पे देखते हैं क्या होता है। कहते हैं एनएफएल फॉलोज ए पॉलिसी इन विच द एक्सपायर्ड स्टॉक इज टू बी प्लेस्ड इन सेपरेट स्टोर रूम which can then be adequately destroyed। एक्सपायर्ड स्टॉक अलहदा हो रहा होता है, अलहदा मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे जिंदा मुर्गियां अलहदा और जो ठंडी मुर्गी है वो अलहदा। जिंदा मुर्गी का तो गोश्त बेचेंगे और जो ठंडी मुर्गी होती है उसका क्या करेंगे? उसका वाकई बड़ा शवारमा 35 रुपये में, 600 रुपये किलो चिकन का रेट है और बड़े वाला शवारमा 35, ऐसे नहीं मिल जाता, कुछ तो रीजन है। तो अगर वो आपको खिलाएं 35 तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है प्रॉब्लम, शाबाश। यही वो बता रहा है कि एक्सपायर्ड स्टॉक, जो लोग भी खास तौर पे ऐसे बिजनेस जो फूड आइटम्स में डील कर रहे हों उनमें एक्सपायर्ड स्टॉक होता है। और बाज़ औक़ात एक्सपायर्ड स्टॉक खाने वाली आइटम और एक्सपायर्ड मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल में भी ये खास तौर पे क्रिटिकल होता है। एक्सपायर्ड स्टॉक हर एक जगह पे सेंसिटिव इशू, लेकिन फूड आइटम्स में और मेडिसिन में खास तौर, क्योंकि इंसानी जान के लिए भी खतरा बन सकता है, ठीक है जी। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खास तौर पे सी फूड आइटम्स कुछ ऐसे भी होते हैं, उन्हें सही तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड वे में ना पकाया जाए वो जहर बन जाते हैं। आपने शायद इनके बारे में तो ऐसे खाते ही नहीं। तो एक्सपायर्ड स्टॉक सेपरेट रूम में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। विच कैन देन बी एडिक्वेटली डिस्ट्रॉयड। In the internal audit report, it has been highlighted that 2 of the restaurants were not following this policy। यानी 2 रेस्टोरेंट क्या कर रहे थे? वो खिलाए जा, वो लाला कर ही नहीं रहे थे। तो मुझे ये बताइए, अगर पंजाब फूड अथॉरिटियां जो भी रेगुलेटर्स हैं वो छापा मारेंगे एक रेस्टोरेंट पे और उसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या सिर्फ उसी रेस्टोरेंट को सील करेंगे कि चांसेस हैं वो बाकियों की भी इंस्पेक्शन करें और उधर भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको सील कर दें, लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं? हाँ जी। तो बताइए रिस्क है कि नहीं इसमें गोइंग कंसर्न का? बिल्कुल रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर सकती है। क्या आप समझते हैं कि इशू इतना बड़ा है लाइसेंस रिवोक हो सके? ठीक है, हाँ, इसको यूं कह लीजिए नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन उस तरफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है कि आपने मिलावट नहीं करनी और एक्सपायर्ड स्टॉक जो है उसको सेल नहीं करना। 4 तो थर्ड में गोइंग कंसर्न इशू राइज होता है जी। 4th, during the year ended 30th June 22, NFL's profits have been reduced by 30%, mainly due to rising electricity prices, increase in interest rate on long-term loan, decrease in demand of the products due to recession in economy, and increase in raw material prices due to rupee devaluation। ये आजकल के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, और इसमें बताइए क्या बिजनेस बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी इन फैक्टर्स की वजह से अपने बिजनेसेस को क्लोज कर रही हैं। तो इवर्स कंडीशन है, कंफर्म नहीं है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, ये ज़हन में रखिएगा।
हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि मसला है, मसले उसके सामने रख रहे हैं। अब कंक्लूजन पे तब पहुंचेंगे जब देखेंगे मसले का इनके पास इलाज है कि नहीं। तो 4 हमारे पास सिचुएशन थी, इनमें से 3 पे गोइंग कंसर्न इवेंट या कंडीशन अराइज हो रहा है। किस पे अराइज नहीं हो रहा? सेकंड वाली। सर इस पे एडिशनल प्रोसीजर की बात नहीं करेंगे। अच्छा, एडिशनल प्रोसीजर की बात आपने हर एक के अलग-अलग नहीं करने, यानी एडिशनल प्रोसीजर ऐसे नहीं लिखने कि पार्ट 1 के अलग, पार्ट 2 के अलग, 3 के अलग, 4 के अलग, ऐसे नहीं लिखने, बल्कि क्या करना है, सबके इकट्ठे लिखने हैं। क्योंकि वो जो एडिशनल प्रोसीजर अगर आप उनको पढ़ें तो वो जनरल है, यानी वो हर इवेंट या कंडीशन के लिए। तो इसमें हर एक इवेंट कंडीशन अलग नहीं आएंगे, बल्कि सबके इकट्ठे लिखने हैं। क्लियर? जी जी। रेगुलेटरी एक्शन कोई हो उसमें तो जो एक्शन है वो रेलेवेंट नहीं है एडिशनल प्रोसीजर में, तो फिर भी हम सारी लिखेंगे, जैसे लोन एग्रीमेंट आपने किया हुआ ये सारे। हाँ जी, देखिए जब हम असेसमेंट करते हैं ना, तो आपने वो जो एडिशनल प्रोसीजर है वो सारे लिखने हैं। जैसे उन्होंने कहा सर इसमें कहीं कोई लोन वायलेशन की बात तो हो नहीं रही पूरी केस स्टडी में, लेकिन एडिशनल प्रोसीजर है उसमें कोई लोन एग्रीमेंट की, उसकी कंडीशन की, कंप्लायंस की भी बात हो रही है। क्या हमें वो पॉइंट भी लिखने चाहिए? यस, वो पॉइंट भी लिखने चाहिए, क्योंकि हम जब असेसमेंट करेंगे वो ओवरऑल करेंगे। प्रोसीजर हमारे ओवरऑल सारी कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए होंगे। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है रिक्वायरमेंट में, आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग इन द अबव पैराग्राफ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने जो जो पैराग्राफ निकाल के आपके सामने रखा है ना, उसी में से आपने मसले एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। जो पैराग्राफ आपके सामने नहीं लिखा उसको डिस्कस नहीं करना। क्लियर? अब देखें, वो आपसे स्टूडेंट पूछते हैं सर ऑडिट रिपोर्ट क्या हमें ज़बानी याद करनी है? ऑडिट रिपोर्ट नहीं याद करनी, लेकिन उसके कुछ पैराग्राफ्स याद करने हैं। जैसे मैंने आपको वो अनमोडिफाइड ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन का पैराग्राफ कहा मैंने याद करने के लिए, फिर उसके बाद मैंने आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर के 1-2 पैराग्राफ याद करने के लिए कहा है, अदर मैटर का 1 या 2 पैराग्राफ याद करने के लिए कहा है, और आज गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का भी। तो ये जो अहम वाले पैराग्राफ है सिर्फ ये याद करेंगे, पूरी ऑडिट रिपोर्ट याद नहीं करेंगे, क्योंकि ICAP उसकी ड्राफ्टिंग नहीं करवाता। हाँ, एरर्स आइडेंटिफाई करवा सकता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी एक दफा पूरी ऑडिट रिपोर्ट। You are the audit manager of the audit of Indus Limited. The audit senior has completed the audit of company for the year ended June 30, 2007 and submitted draft audit report for your review. The following paragraphs have been extracted from the draft audit report. पहला, we conducted our audit in accordance with auditing standard as applicable in Pakistan. सही लाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है भी हेडिंग्स की। शाबाश, सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं है हेडिंग की, तो हेडिंग नहीं दी गई। क्या हेडिंग दी जानी चाहिए थी? इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या है? ओपिनियन या बेसिस ऑफ ओपिनियन? बेसिस ऑफ ओपिनियन। शाबाश। फिर इसके बाद दो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड दैट वी प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट टू ऑब्टेन। आगे डॉट्स का मतलब क्या है भला? कि आगे बाकी सारी लाइन वैसे ही है जैसे स्टैंडर्ड होती है। सेकंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है? सेकंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंसेप्चुअल एरर तो नहीं है? नहीं। चलिए, we believe that our audit provides reasonable basis for our opinion and after due verification we report that। आगे वो रिपोर्ट दे रहा है क्या? we did not observe the counting of the physical inventories as of June 30, 2007 since that date was prior to the date we were initially engaged as auditor of the company. Owing to the nature of company's record, we were unable to satisfy ourselves as to quantities of inventory by other audit procedures। इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है? स्कोप नहीं बता, और ये भी बता रहा है कि मैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका। अच्छा, नेक्स्ट पैरा, मैं इन दोनों की कमेंट्री इकट्ठी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ ये पढ़े। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह वगैरह, so required and respectively give true and fair view of the state of company's affair as at June 30, 2007 and of the loss, its cash flow and change in equity for the year then ended। ये कौन सा पैराग्राफ है? इस पैराग्राफ बेसिस फॉर ओपिनियन। और ये कौन सा है? ओपिनियन। कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? पहला, हाँ,
ओपिनियन पैराग्राफ पहले आएगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन बाद। अरेंजमेंट ठीक नहीं और शाबा हेडिंग नहीं दी गई, इसकी हेडिंग आनी चाहिए थी इसकी बेसिस फॉर ओपिनियन। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है जी? हाँ, शाबाश शाबाश। ये सबसे बड़ी गलती जो इस रिपोर्ट में वो ये थी कि स्कोप लिमिटेशन है, उसके बावजूद क्वालिफाइड ओपिनियन की बजाय अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है। हालांकि स्कोप लिमिटेशन है तो इसको क्या करना चाहिए? अनमोडिफाइड की बजाय क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए। कितनी गलतियां हो गई? पहला बेसिस की हेडिंग नहीं दी, फिर इसके बाद प्लेसमेंट ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन की गलत है, फिर ओपिनियन ही गलत दिया होगा। शाबाश। नेक्स्ट, द कंपनीज लायबिलिटी exceeded its assets at June 30, 2007, creating an adverse situation which management believes is reversible over the coming 12 months. ठीक है, मैनेजमेंट के ख्याल में वो रिवर्सेबल है। मैनेजमेंट फर्दर बिलीव्स दैट कंपनी इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस रिपोर्ट। जी बताइए, इसमें कौन सा पैराग्राफ एप्रोप्रिएट था? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जिसकी उसने हेडिंग नहीं दी। पहला ये पैराग्राफ है कौन सा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब इसमें गलतियां क्या है? हेडिंग नहीं दी, रेफरेंस नहीं दिया, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड ये भी नहीं बताया, स्टेटमेंट भी नहीं बताई कि मटीरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है कि नहीं इस सिचुएशन में, ये बता। और पांचवी गलती इस पैराग्राफ में मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बताना। ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा याद रखिए, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, मैनेजमेंट का नहीं। मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू किधर होता है भला? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे उसे मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बताने की बजाय अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए था कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया, मैनेजमेंट का बता दिया। तो 4-5 गलतियां तो हमारी इस एक पैराग्राफ में ही आ गई। फिर से कौन कौन सी गलतियां? सबसे पहले हेडिंग नहीं दी, दूसरे नंबर पे नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं दिया, तीसरा आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड लाइन नहीं लिखी, दूसरा अपना जो स्टेटमेंट है मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है वो इंक्लूड नहीं की, और फिर मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू एग्री कर लिया, इंक्लूड कर लिया इसमें। ठीक भाई, ये अब आपको अंदाजा हो गया कि एरर्स वाले क्वेश्चंस को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब अगर आपको कोई भी रिपोर्ट का जितने पैराग्राफ हमने पढ़ाए हैं वो पैराग्राफ दे दिया जाए, उसमें कुछ गलतियां हो, आप एरर आइडेंटिफाई कर लेंगे? यस सर। शाबाश। अच्छा, एरर आइडेंटिफाई करने से याद आया, आज आपका टेस्ट है, आपको पता है? वीकली टेस्ट है, आपको शेड्यूल शेयर नहीं हो गया? व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे रिसोर्सेज शेयर होते हैं ना आपको एडिशनल, क्या नहीं होते? हाँ जी, तो अगर आप उसमें ऐड नहीं है तो ऐड हो जाएं ताकि आपके साथ चीज़ें पूछती रहे। आज आपका टेस्ट है, टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आगे बताइए। कल नहीं, आज ही होगा भाईजान। मैनेजमेंट का शेड्यूल उन्होंने बनाया है, उसके मुताबिक टेस्ट होगा। भाई दिल करता है टेस्ट दे, नहीं दिल करता टेस्ट ना दे, मेरी तरफ से कोई आपको कंपल्शन नहीं है। फेल होंगे तो आप होंगे, मैं थोड़ी होऊंगा। देना टेस्ट, नहीं देना मेरे मर्जी, आपकी मर्जी। अच्छा, मुझे डिस्कशन बताएं, वो कौन से क्वेश्चन की थी? वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 2 की भी डिस्कशन पेंडिंग है। ये हैरान हो के क्यों देख रहे हैं? वॉल्यूम 2 की केस स्टडी हमने नहीं, कौन सी केस स्टडी थी? 8 डिस्कस हो गई थी कल। कौन सी है? 9 और 15, 14 चले है डिस्कस, आप बताते जाइएगा। 9 वाला क्वेश्चन, ये तो लेंथी क्वेश्चन, तो कोई नहीं, कर लेते तसल्ली से हो जाएगा, मुझे पता है। आपने सिर्फ कंक्लूजन देना होता है,
आपको सारा क्वेश्चन तो मैंने पढ़वाना है, आपने सिर्फ कंक्लूजन बताना होगा क्या। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में कह रहा है एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताना। एक्सप्रेस योर व्यूज का मतलब क्या है, बताइए ये मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, क्या चीज है, और जस्टिफाई करवाइए उसको। याद रखिए हमारी जो अप्रोच है ना उसमें मैटर्स टू बी कंसीडर्ड या एक्सप्रेस योर व्यूज इस तरह की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमने जो अप्रोच बनाई है उसमें ये ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। अप्रोच क्या है हमारी, हमने स्टेप्स में कितने स्टेप्स में क्वेश्चन करना है, 3 स्टेप्स में। शाबाश। कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ MM इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी मार्केट्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेल आउटलेट्स इन 9 मेजर सिटीज। Draft financial statement for the year ended 30th June 2011 show a profit after tax of 20 million and net asset of rupees 150 million. Materiality level किस बेस पे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट की बेस पे कैलकुलेट करें। कितना मटेरियलिटी लेवल लिख लें, 1 million. During the year, the company has changed its policy of valuation of property, plant and equipment from historical cost to revalued amount. For this purpose, services of professional values private limited were hired. रिवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है ना, रिवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है क्या, फिर से बताएं, रिवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो किसी भी केस स्टडी में रिवैल्यूएशन की बात कर ले, अगर प्रोसीजर पूछे हों तो आपके ऊपर एक्सपर्ट लाजिम हो जाएगा डिस्कस करना, ठीक है जी। तो अच्छा किया एक्सपर्ट को हायर किया। They have issued valuation report of 3 outlets indicating a revaluation surplus of rupees 10 million which has been recognized in financial statements. The management has informed you that the valuation report of remaining properties are expected to be issued in December 2011. यानी कुछ प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन कर ली, कुछ की कह रहा है अभी नहीं। क्या अकाउंटिंग ऐसा अलाउ करती है? अकाउंटिंग क्या कहती है, या तो हाँ सारी क्लास को जब रिवैल्यूएशन करनी है तो इंटायर क्लास की रिवैल्यूएशन करनी है। अब आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कीजिए, क्या इसकी इजाजत है, नहीं है। अब आप अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट लिख देंगे, IFRS रिक्वायर्स टू रिवैल्यू इंटायर क्लास, ठीक है। इफ सेलेक्टेड रिवैल्यूएशन इज डन दिस विल बी ए मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, या तो सारे के सारे एसेट्स को रिवैल्यू करवाएं, किसी दूसरे एक्सपर्ट को एंगेज कर ले। दूसरी ऑप्शन क्या है, या सबको, हाँ सबको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करवाएं, ठीक है। एक तीसरी ऑप्शन भी देना चाहे तो दे सकते हैं, वो क्या भाई, एक तो ये है ना सारी रिवैल्यूएशन, सारे के सारे इंटायर रिवैल्यूएशन, या इंटायर क्लास कॉस्ट पे हो। तीसरी ऑप्शन क्या, रिपोर्ट को डिले कर लें दिसंबर तक, जब रिवैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाएगी तब ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी काम नहीं करती मैनेजमेंट, फिर क्या होगा, मिस स्टेटमेंट। अमाउंट उसने बताई है कितनी, 10 मिलियन। तो बताइए ये क्या होगा, मटेरियल के परवेसिव, मटेरियल के परवेसिव, परवेसिव होता है मोर देन 50% पे, ये मटेरियल है, परवेसिव मोर देन 50% पे होता है, 50। तो क्या लिखेंगे फिर, क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। शाबाश, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। नेक्स्ट केस स्टडी, द कंपनी वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कस्टमर क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ रुपीज 10 मिलियन। कस्टमर ने क्लेम कर दिया। The legal advisor has confirmed the management's assertion that no liability existed at the balance sheet date. However, while reviewing the customer's files, you found an email from the manager legal department addressed to the chief executive in which he has opined that the company will have to pay at least 50% of the damages claimed. यानी देखें इसमें हाँ कंफ्लिक्ट आ रहा है। शाबाश, यही मेन पॉइंट था, कंफ्लिक्ट है। एक तरफ से जो लीगल एडवाइजर है वो क्या कह रहा है कि कोई मसला नहीं, केस जीत जाएंगे, और दूसरी तरफ जो मैनेजर है उसकी तरफ से ईमेल आई है, वो क्या कह रहा है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू रिजॉल्व द मैटर, ये देखने के लिए कि कौन सा वाला एविडेंस
ठीक है, ज्यादा रिलायबल है। अगर हमें यह पता चलता है कि 50% डैमेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे, फर्ज कीजिए कोई डैमेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे, अब हमें दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें नहीं बताया कि ठीक कौन है गलत कौन है। अगर तो मैनेजमेंट की स्टेटमेंट ठीक है, कोई लायबिलिटी पे नहीं कर रही, फिर उस सूरत में क्या करना होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन, बस। बेसिस फॉर अनमोडिफाइड ओपिनियन में क्या बताएंगे? ऐसे ना करें, मोडिफाइड ओपिनियन की बेसिस में बता, अनमोडिफाइड ओपिनियन की बेसिस में तो कुछ और क्या आएगा? की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर की लिस्ट में कोई इस तरह की चीज पड़ी है? वो तो अभी हमने पढ़ाई नहीं। क्या एमसीक्यू मैटर की लिस्ट में ये चीज पड़ी है? लिटिगेशन, ये एक्सेप्शन लिटिगेशन का केस है। देखिए कस्टमर ने केस फाइल नहीं किया, क्या ये लीगल केस है? लीगल केस है तो एक्सेप्शन लिटिगेशन आ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो रूटीन वाली लग रही है। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था? केस स्टडी में जो भी लीगल केस आ जाए वो आपने उसे एक्सेप्शन ही लेना। तो अगर तो ठीक है, मैनेजमेंट की स्टेट एविडेंस मिलता है कि मैनेजमेंट ये केस जीत जाएगी, प्रोविजन की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन लिटिगेशन है, मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज करेगी, डिस्क्लोज किया तो हम एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे। और अगर ये पता चलता है कि 50% डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, फिर मैनेजमेंट को चाहिए इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करे। अगर मैनेजमेंट प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते, मिस स्टेटमेंट होगी क्वालिफाइड ओपिनियन प्लस बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। इस सिचुएशन में क्वालिफाइड और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या एमसीक्यू मैटर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल, क्योंकि वो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ऐसा करते हैं, फिर इसको अब टाइम हो गया, यहाँ पे रोकते हैं। कल याद करवाइएगा कि इसके 2 पार्ट्स पेंडिंग है, कल इसको कंक्लूड करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।